कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि वहां ऊपर असल में क्या है? मतलब सच में इस पूरी कहानी में हम अकेले हैं, एक छोटे से नीले गोले पर बस घूम रहे, या फिर इस ब्रह्मांड की विशालता में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें सुलझाने में आज भी आप कह सकते हैं कि विज्ञान के पसीने छूट जाते हैं। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे इन्हीं बड़े बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमते हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी रहस्य से पर्दा उठाना नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि इन सवालों के पक्के जवाब किसी के पास नहीं है। बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनसुलझी पहेलियां इतनी दिलचस्प क्यों हैं और विज्ञान की सुई अभी कहां तक पहुंची है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। हमारे स्रोत का पहला बिंदु ही हमें एक ऐसी हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारी सोच की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मांड का आकार, हाँ, इसमें लिखा है कि ये अनंत है, इसका कोई किनारा नहीं है। ये सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। बिल्कुल, और मुझे हमेशा से बड़ी संख्याओं से फैसिनेशन रहा है। लेकिन यहाँ तो संख्याएं भी हार मान लेती हैं। सही बात है। स्रोत के मुताबिक सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। 100 अरब? और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें हम शायद लिख तो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम कभी इन्हें महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत का इसलिए निचोड़ सिर्फ ये बड़ी संख्याएं नहीं है, बल्कि ये जो एक संख्याकीय निश्चितता पैदा करती हैं वो है। जब आप 100 अरब को अरबों से गुणा करते हैं तो जो विशाल संख्या सामने आती है वो एक अजीब सवाल खड़ा करती है। क्या? सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या कहीं और जीवन है, बल्कि ये बन जाता है कि अगर जीवन इतना संभावित है तो अब तक हमने उसे ढूंढा क्यों नहीं। मतलब इतने सारे घरों में से किसी एक में तो बत्ती जलनी चाहिए थी। ठीक यही बात, इसे ही तो फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा और इतना पुराना है कि तार्किक रूप से तो इसे बुद्धिमान सभ्यताओं से भरा होना चाहिए था, पर जब हम सुनते हैं तो वहां सिर्फ खामोशी है। तो क्या हम सच में अकेले हैं, या हम सही जगह देख नहीं रहे, या फिर कोई जानबूझकर छिपा हुआ है? असली रहस्य ये आंकड़े नहीं, बल्कि इन आंकड़ों के बावजूद पसरा हुआ सन्नाटा है। इस अनंत विस्तार और सन्नाटे में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो किसी डरावने सपने जैसी लगती हैं। स्रोत में अगला जिक्र है ब्लैक होल का। नाम सुनते ही एक ही छवि मन में आती है, एक ऐसा राक्षस जो सब कुछ निगल जाता है। स्रोत कहता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। और ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ये असलियत में होता है, और इसके पीछे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे पक्के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन? हाँ, या घटना क्षितिज। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अगर कोई तारा या ग्रह उस सीमा को पार कर ले तो उसकी वापसी नामुमकिन है, वो हमेशा के लिए अंदर खिंच जाएगा। तो क्या ये एक तरह का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खींच लेता है? ये एक आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ब्लैक होल तभी किसी चीज को खींचता है जब वो उसके इवेंट होराइजन के बहुत करीब आ जाए। अगर हमारा सूरज अचानक एक ब्लैक होल बन जाए, जो कि संभव नहीं है, तो भी पृथ्वी अपनी कक्षा में वैसे ही घूमती रहेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम उस सीमा से बहुत दूर हैं। बस हमें रोशनी और गर्मी मिलनी बंद हो जाएगी। खतरा नजदीकी का है, उसके अस्तित्व का नहीं। अच्छा, ये बात तो थोड़ी राहत देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो स्रोत में भी उठाया गया है। उस इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? क्या वहां जाकर सब कुछ हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, या जैसा कुछ लोग सोचते हैं ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। हमारे भौतिकी के नियम इवेंट होराइजन पर जाकर जवाब दे देते हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक अनंत घनत्व वाला बिंदु जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिंगुलैरिटी? लेकिन स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं होते। वे धीरे धीरे एक तरह का रेडिएशन छोड़ते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और अरबों खरबों सालों में वे भाप बनकर उड़ भी सकते हैं। तो मतलब जो अंदर जाता है वो किसी और रूप में बाहर आ सकता है? शायद। पर सच क्या है, ये जानने के लिए हमें खुद वहां जाना होगा, जो कि एक वन वे ट्रिप होगी। चलिए इस वन वे ट्रिप से दूर ही रहते हैं। फर्मी पैराडॉक्स ने जो सवाल छोड़ा था उस पे वापस आते हैं। क्या कोई वहां है? स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है
कि नासा को कई बार ऐसे सिग्नल मिले हैं जो पृथ्वी से नहीं भेजे गए थे। मेरे लिए तो ये सुनने में पक्के सबूत जैसा लगता है, कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। अंतरिक्ष एक बहुत शोर वाली जगह है। वहाँ पल्सर जैसे तारे हैं जो घूमते हुए लाइट हाउस की तरह नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे फेंकते हैं। ज्यादातर मामलों में जब वैज्ञानिक इन रहस्यमयी सिग्नलों की जांच करते हैं तो उसका स्रोत ऐसी ही कोई प्राकृतिक घटना निकलती है। तो मतलब अब तक कोई हेलो वाला मैसेज नहीं आया? अब तक तो नहीं, लेकिन जैसा स्रोत में कहा गया है, वैज्ञानिक उम्मीद नहीं छोड़ते। वो इस संभावना को खारिज नहीं करते। इसीलिए सेटी जैसे प्रोजेक्ट लगातार आसमान को सुन रहे हैं। पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए ये सुई के ढेर में एक खास सुई को खोजने जैसा है। और मान लीजिए कल को हमें वो सुई मिल गई। स्रोत एक और बड़ा मानवीय सवाल पूछता है, अगर एलियंस हैं तो वो दोस्त होंगे या दुश्मन? ये सवाल हमारे अपने स्वभाव को दिखाता है। हम दुनिया को दोस्त और दुश्मन में बांटकर देखते हैं। हो सकता है कोई उन्नत सभ्यता इन परिभाषाओं से बहुत आगे निकल चुकी हो, या शायद उन्हें हम में कोई दिलचस्पी ही ना हो। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम सड़क पर चलती चींटियों के हर काम में दखल नहीं देते, शायद हम उनके लिए इतने आदिम हों कि वे हमें बस दूर से देखना पसंद करें, या शायद वे इतने अलग हों कि हमारे बीच संवाद का कोई तरीका ही ना हो। इतनी दूर की सोचने की बजाय स्रोत हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य तो हमारे दरवाजे पर ही हैं। हम हर रात चांद को देखते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि वो क्या है? स्रोत में एक बात पढ़कर मैं हैरान रह गई। चांद हर साल हमसे लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इसे लेजर की मदद से बड़ी सटीकता से मापा गया है। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चांद पर कुछ शीशे छोड़कर आए थे। वैज्ञानिक पृथ्वी से उन पर लेजर बीम मारते हैं और उसके वापस आने का समय नापते हैं। बिल्कुल, जिससे दूरी का एकदम सटीक पता चलता है। 1 मिनट, वो दूर क्यों जा रहा है? और अगर जा रहा है तो इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब वो दिखेगा ही नहीं। ये बात तो मैंने पहले कभी नहीं सोची थी। ऐसा ही है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इसमें अरबों साल लगेंगे। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद पर ज्वार भाटा पैदा करता है, और बदले में चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारे समुद्रों में। इस खींचतान में ऊर्जा का लेन देन होता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति थोड़ी धीमी हो रही है, और उस ऊर्जा से चांद को एक धक्का मिलता है, जिससे वो धीरे धीरे एक ऊंची कक्षा में जा रहा है, यानी हमसे दूर। और हाँ, इसका एक मतलब ये भी है कि अरबों साल बाद पृथ्वी से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना संभव नहीं होगा। ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन स्रोत में कुछ और भी रहस्यमयी बातों का जिक्र है, जैसे चांद पर कुछ अजीबोगरीब ढांचे दिखने की अफवाहें, और कुछ षड्यंत्र सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि चांद प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी ने इसे बनाया है। हाँ, इंटरनेट पर तो ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं, और वो बहुत असली लगती हैं। देखिए, यहाँ हमें स्रोत की जानकारी को 2 अलग-अलग पलड़ों में तौलना होगा। चांद का दूर जाना एक मापा हुआ वैज्ञानिक तथ्य है, वहीं दूसरी तरफ ये ढांचे और कृत्रिम चांद की बातें, ये ज्यादातर अटकलों और तस्वीरों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। ये पैरिडोलिया का एक क्लासिक उदाहरण है। पैरिडोलिया? हाँ, यानी हमारा दिमाग बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न या चेहरे ढूंढ लेता है। जैसे हम बादलों में जानवर देख लेते हैं, कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में चट्टानों और गड्ढों की परछाइयां किसी पिरामिड या इमारत जैसी दिख सकती हैं। ठीक है, तो एक तरफ तथ्य है और दूसरी तरफ हमारी कल्पना। चलिए अब कल्पना की उड़ान को और ऊंचा ले चलते हैं। स्रोत हमें समय यात्रा के रोमांचक विचार की ओर ले जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो वो भविष्य में जा सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पर इसके पीछे भी आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता। आप जितनी तेजी से चलते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। धीमा हो जाता है? हाँ, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, इसे साबित किया जा चुका है। जो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर महीनों बिताकर लौटते हैं, वे पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों से उम्र में कुछ मिलीसेकंड छोटे होते हैं। उनके लिए समय सचमुच थोड़ा धीमा बीता है। तो अगर हम इस गति को और बढ़ा दें, मान लीजिए प्रकाश की गति के 99.9% तक, तो क्या असल में एक टाइम मशीन बन सकती है? सैद्धांतिक रूप से हाँ। अगर आप एक ऐसे जहाज में बैठकर 10 साल तक लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करके वापस पृथ्वी पर लौटें, तो आपके लिए तो 10 साल ही बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर शायद हजारों साल गुजर चुके होंगे।
आप प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच जाएंगे। वाह, लेकिन ये तो हुई भविष्य की बात। क्या अतीत में जाना भी संभव है? वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल समस्या है। अतीत में यात्रा करने से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे कई तार्किक विरोधाभास पैदा होते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स मतलब अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को उनसे मिलने से पहले ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दें तो आपका जन्म ही नहीं होगा। और अगर आपका जन्म ही नहीं होगा तो आप अतीत में जाकर उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? विज्ञान अभी तक इन विरोधाभासों का कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पाया है। आखिर में स्रोत एक बहुत ही अलग तरह के रहस्य की बात करता है। ये किसी ग्रह या तारे के बारे में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के अपने स्वभाव के बारे में है। वहां का सन्नाटा, वहां कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचना भी अजीब है। मुझे याद है मैं एक बार एक साउंड प्रूफ कमरे में गई थी और 5 मिनट में ही बेचैनी होने लगी थी। पूरे ब्रह्मांड का वैसा होना कल्पना से परे है। ये होता है जैसे हवा या पानी। ध्वनि तरंगे इन माध्यमों के कणों में कंपन पैदा करती हैं जो आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष लगभग एक वैक्यूम है, यानी वहां कण हैं ही नहीं, तो कंपन किसमें होगा? इसलिए वहां पूर्ण खामोशी है। अगर आपके बगल में कोई स्पेसशिप फट भी जाए तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ब्रह्मांड के अनंत आकार से लेकर ब्लैक होल की गहराई, एलियंस की खोज से लेकर चांद के रहस्यों और समय की पहेलियों तक, ये साफ है कि हम अभी भी बस सतह को ही खुरच रहे हैं। जैसा स्रोत में कहा गया है, हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे, वो दोस्त होंगे या दुश्मन? हम उन्हें अपनी ही छवि में कल्पना करने की कोशिश करते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर। लेकिन क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी खोज किसी कौन की नहीं, बल्कि किसी क्या की हो? मतलब जीवन या अस्तित्व का कोई ऐसा रूप जिसे पहचानने या समझने के लिए हमारे पास अभी तक कोई इंद्रिय या अवधारणा ही नहीं है। शायद जीवन किसी गैस के बादल के रूप में हो, या ऊर्जा के एक पैटर्न के रूप में, या किसी ऐसे आयाम में जिसे हम देख ही नहीं सकते। शायद हम उसे रोज देखते हों पर पहचान ना पाते हों।